दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के 5वें भाग में स्वागत है। अगर आप लोगों ने इस कहानी के पिछले के भागों को अभी तक नहीं सुना है तो प्लीज़ इस कहानी को समझने के लिए इसके पिछले के सभी भागों को ज़रूर सुनें। और ये इस कहानी का 5वां चैप्टर है। इसके पहले जो चैप्टर पढ़ा था वो इस कहानी का चौथा चैप्टर था, जहाँ पे गलती से भाग 5 लिख गया है। अब मैंने उसको हटा के भाग 4 कर दिया है। तो प्लीज़ आप लोग कहानी को समझने के लिए पहले के सभी भागों को ज़रूर सुन लीजिएगा। चलिए इस कहानी के 5वें चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। कार्तिक की दशा देखकर यशोदा जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें किस तरह से संभाले। जिस तरह से वो पल पल टूट कर बिखर रहे थे, अगर इस वक्त उन्हें संभाला नहीं गया तो सब कुछ बिखर जाएगा। ना जाने क्यों कार्तिक के मुंह से निधि के बारे में सब कुछ जानकर भी यशोदा जी का मन निधि को गलत ठहराने के लिए रोक रहा था, क्योंकि जितना वो निधि के बारे में जानती थी, निधि ऐसी बिल्कुल नहीं है। उन्होंने निधि की आंखों में कार्तिक के लिए जो प्रेम और फिक्र देखी थी वो झूठी नहीं हो सकती। या तो कार्तिक की आंखों या तो आनंद की आंखों को धोखा हुआ है, या फिर वो लड़की निधि ना होकर उसकी हमशक्ल हो सकती है। और इसका पता लगाना पड़ेगा। हम कार्तिक को ऐसे टूटता हुआ नहीं देख सकते। जीवन में ऐसा पहली बार हुआ है जब हमारा बच्चा अपने जीवन से इस तरह निराश होकर पल पल टूट कर बिखर रहा है, जो एक माँ होने के नाते मैं नहीं देख सकती। और इसके लिए हमें इस बात की तह तक जाना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त कार्तिक की हालत देखकर उन्हें अकेला छोड़ना भी अक्लमंदी नहीं थी। इसीलिए यशोदा जी ने फैसला लिया कि पहले वो कार्तिक को संभालने की कोशिश करेंगी, उसके बाद अपने तरीके से निधि का पता लगाने की कोशिश करेंगी। निधि ने भले ही कार्तिक को अपनी कसम से बांध रखा है, लेकिन वो मुझे नहीं बांध सकती। आखिर ये मेरे बेटे की ज़िंदगी का सवाल है और अपने बेटे के लिए एक माँ कुछ भी कर सकती है। निधि महल में रानी माँ और सुनंदा जी के साथ हंसी खुशी रहती, लेकिन अकेले में कार्तिक को याद कर और उनके साथ बिताए उन चंद पलों को याद करके आंसू बहा लिया करती थी। उसके बुरे वक्त में जिस तरह से सुनंदा जी और रानी माँ ने उन्हें सहारा दिया था, और एक अनजान होते हुए भी उन्हें अपने महल निवाल आई थी। निधि नहीं चाहती थी कि वो अपने दुखों को बता कर या अपने आंसुओं को दिखाकर उन दोनों के मन को ठेस पहुँचाए। इसीलिए सबके सामने वो हंसी खुशी रह लिया करती थी, लेकिन अकेले में अपने मन को कठोर बना पाती थी। इसीलिए रुके हुए आंसू अकेले में उसके दुख को बहा ले जाने के लिए बाहर निकल ही आते थे। लाख कोशिशों के बावजूद भी निधि कार्तिक के वजूद को अपने जीवन से अलग नहीं कर पा रही थी, जबकि उनके मन का एक कोना ये चाहता था कि कार्तिक के जीवन में उनके हिस्से की खुशियाँ भी आ जाए। भले ही वो कार्तिक को छोड़कर उनके जीवन से बाहर निकल आई थी, लेकिन अब भी कार्तिक उसकी सांसों में बसे हुए थे। और इतना तो वो भी जानती थी कि किसी को जीवन से निकाला जा सकता है, लेकिन सांसों से बाहर नहीं निकाला जा सकता। आज न जाने क्यों बार बार निधि को कार्तिक की याद आ रही है। जैसे लग रहा था कि कार्तिक बहुत तकलीफ़ में है। आज इतने दिनों बाद उनका मन कार्तिक को देखने और उनसे मिलने का हो रहा था, लेकिन हालात के मद्देनज़र वो ऐसा नहीं कर सकती थी। इसीलिए ईश्वर के सामने बैठकर कार्तिक की खुशहाली की दुआ मांग रही थी। रात को जब सुनंदा जी को प्यास लगी तो उठने पर उन्होंने निधि को बिस्तर पर ना पाकर इधर उधर ढूंढना शुरू किया। निधि को मंदिर के सामने बैठकर आंसू बहाते हुए देखकर सुनंदा उनके पास जाकर उसके सिर पर हाथ रखती हैं। निधि माँ का प्यार भरा स्पर्श पाकर सुनंदा जी के गले लगकर रोने लगती है। सुनंदा जी भी एक माँ की तरह उन्हें गले लगाकर ढांढस बंधाते हुए कहती हैं कि बेटा, मैं नहीं जानती कि तुम किस तकलीफ़ में घुट रही हो, लेकिन एक बात कहूँगी कि तुम अपने अतीत की जिस अध्याय को पीछे छोड़कर आई हो, अगर इसी तरह से उसे याद करके घुटती रही तो तुम्हारा जीवन हर वक्त ऐसे ही तकलीफ़ से गुजरता रहेगा। इसीलिए जो छोड़ चुकी हो उसके बारे में सोचने की बजाय आगे क्या करना है वो सोचो। तुम पढ़ी लिखी हो, अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकती हो, फिर क्यों अपने आप को चार दीवारी में कैद करके रखना चाहती हो? माँ, क्या ये सब कुछ इतना आसान होता है जैसा आपने कहा कि अतीत को भूलकर आगे बढ़ूँ? क्या आपको ऐसा लगता है
कि अतीत को भूलना इतना आसान होता है। अगर इतना ही आसान होता अतीत को भूलना, तो लोग क्यों अपने अतीत के बारे में सोचकर दुखी रहते, बल्कि हर दिन नए दिन की शुरुआत समझकर आगे बढ़ते। और मैं तो वो अभागन हूँ जो अपने अतीत को भूलना ही नहीं चाहती। मेरा तो जीवन ही, जो भी सुखद यादें हैं वो मेरे अतीत से ही जुड़ी हुई हैं। निधि को भी अब लगने लगा था कि अगर वो इसी तरह से अलग थलग रहकर जीवन बिताने की कोशिश करेगी तो शायद वो और भी अपनी उलझनों में उलझती चली जाएगी। जीवन और भी दुष्कर होता चला जाएगा। सुनंदा माँ ठीक ही कह रही हैं। पढ़े लिखे होने के नाते कम से कम समाज की भलाई के लिए कुछ काम तो कर ही सकती हूँ। क्यों ना समाज के ऐसे लोगों की शिक्षा के लिए काम करूँ जिन्हें शिक्षा की आवश्यकता तो है, लेकिन उन तक शिक्षा पहुँच नहीं पा रही। सुनंदा जी ने जब निधि के मन की बात रानी माँ से बताई तो वो भी ये जानकर बहुत खुश हुई। इतनी छोटी उम्र में निधि की सोच कितनी बड़ी है, जिसके बारे में हम जैसे पैसे वाले और बड़े लोग भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। उस तरफ उस छोटी बच्ची का ध्यान जा रहा है और हम इस नेक काम में उसकी सहायता अवश्य करेंगे। सुनंदा, आप निधि को हमारे पास ले आइए। हम इस बारे में उनसे कुछ बात करना चाहते हैं। रानी माँ निधि के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी और अब निधि की ये इच्छा जानकर वो बहुत खुश थी। वहीं दूसरी तरफ सुनंदा जी एक माँ होने की हैसियत से इस बात से खुश थी कि अब निधि अपने मन मुताबिक कार्य को करने में समय व्यतीत करेगी, जिससे उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होगा और ना ही वो अपने अतीत की उलझनों में उलझकर अपने मन को दुखी रखेंगी। रानी माँ निधि के सामने अपना प्रपोजल रखते हुए कहती हैं कि निधि, हम चाहते हैं कि आप हमारे एनजीओ को संभालें, क्योंकि आप जैसे युवा सोच वाले लोगों के कारण ही हमारा एनजीओ आगे बढ़ रहा है। अब तक साहिल अकेले ही एनजीओ का भार संभाल रहे थे, लेकिन अब आप उनकी बराबर की भागीदार बनकर एनजीओ संभालने में उनकी मदद करेंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि साहिल चंचल और गुस्सैल स्वभाव के हैं, जो जोश में आकर पल भर में फैसला लेने में विश्वास करते हैं। लेकिन आप उनके बिल्कुल उलट गंभीर और शांत स्वभाव की हैं और हमें लगता है कि साहिल को एक ऐसे ही पार्टनर की ज़रूरत है जो उनके लिए फैसले में सही गलत का फ़र्क समझा सके। साहिल के साथ काम करना निधि को पसंद नहीं था, लेकिन रानी माँ के एहसान तले दबे होने के कारण वो उनकी इच्छाओं का मान रखना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने रानी माँ का हुक्म मानते हुए एनजीओ ज्वाइन कर लिया। यहाँ उन सभी बेसहारा लोगों को सहारा दिया जाता था जो लोग परिवार समाज के सताए हुए दर दर भटकने के लिए छोड़ दिए जाते थे। यहाँ आकर उन्हें रहने के लिए छत, पेट भरने के लिए अच्छा खान पान, पहनने के लिए कपड़े, और जो सबसे बड़ी बात है वो ये थी कि यहाँ पर अनपढ़ लोगों की पढ़ाई की व्यवस्था की गई थी। साथ ही साथ जिसके अंदर जो भी हुनर था उसी हिसाब से उन्हें कार्य सौंपा गया था। सभी अपने हुनर के हिसाब से आत्मनिर्भर थे। जो जितनी मेहनत करता था उस हिसाब से उसे पैसे मिल रहे थे, और जिनके छोटे छोटे बच्चे थे उनकी पढ़ाई की व्यवस्था भी की गई थी। यहाँ पर महिलाएं भी आत्मनिर्भर थी। अपनी कार्य कुशलता के हिसाब से काम करके अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कमा रही थी। उन्हें किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना था, बल्कि यहाँ पर वो पहले ही अपेक्षा और भी बेहतर तरीके से अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए आगे बढ़ रही थी, जिससे उनका आत्मबल भी बढ़ रहा था। यहाँ आकर निधि अपने सारे गम भूल गई थी। इन लोगों के बीच उसे एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि जब ये लोग अपने जीवन से खुश रह सकते हैं तो फिर मैं क्यों अपने अतीत को याद करके हर वक्त अपने आप को दुखी रखूं। अब मुझे भी इन लोगों के लिए जीना है और खुश रहना है। ये संसार बहुत बड़ा है और यहाँ खुशियाँ भी चारों तरफ फैली हुई हैं। बस उसे पहचानने की ज़रूरत है, और अब मैं अपनी खुशियों को पहचान चुकी हूँ। मैं कार्तिक जी को कभी भूल तो नहीं सकती, लेकिन मैं उनकी यादों को अपनी खुशियों में समेट कर जीना चाहती हूँ। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। कार्तिक ने भी अपने आप को
अपने कामों में उलझा रखा था। यशोदा जी ने एक दो बार निधि के बारे में पता लगाने की कोशिश की, लेकिन जब ये बात कार्तिक को पता चली तो उन्होंने अपनी कसम देते हुए उन्हें ये कहकर रोक दिया कि माँ, निधि वहाँ खुश है, इसीलिए मैं दोबारा उसकी खुशियों को छीन नहीं सकता और आपसे भी ये वादा चाहता हूँ, आप दोबारा उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगी। वो जहाँ भी रहें खुश रहें, मैं यही चाहता हूँ। यशोदा जी भी बेटे की कसम के आगे मजबूर थी, लेकिन कब तक कार्तिक को यूँ अकेले घुटते हुए देखती। कार्तिक के मन का हाल जानने के लिए यशोदा जी ने कार्तिक से दोबारा विवाह करने के लिए कहा तो कार्तिक एक बार फिर से बेचैन हो उठे। उन्होंने माँ को समझाते हुए कहा, माँ आप क्या चाहती हैं कि निधि की तरह मैं किसी और लड़की को फिर से दुखी करूं? क्योंकि आप ये बात अच्छी तरह जानती हैं कि अब मेरे जीवन में निधि की जगह कोई नहीं ले सकता है। निधि मेरे मन में इस तरह अपनी जगह बना चुकी है कि दूसरा कोई वहाँ स्थान नहीं पा सकता। फिर मैं क्यों किसी लड़की को धोखा देकर उसका अपराधी बनूं? निधि के साथ जो किया उसका अपराध बोध लेकर अब तक उसकी सज़ा भुगत रहा हूँ। इसीलिए अगर आप मुझे खुश देखना चाहती हैं तो कृपा करके आगे से कभी भी मेरे सामने इस तरह का प्रस्ताव नहीं रखिएगा। भले ही निधि मेरी यादों में है, लेकिन मैं उन यादों के सहारे ही खुश हूँ और सारा जीवन उनकी यादों के सहारे ही गुजार लूँगा। और अगर सच कहूँ तो मुझे अभी भी इस बात की उम्मीद है कि शायद मेरी सज़ा कभी तो पूरी होगी और निधि मेरे जीवन में वापस आ जाए। मैं जीवन भर उसका इंतज़ार करना चाहता हूँ। यशोदा जी बेटे के मन की भावनाओं को और आहत नहीं करना चाहती थी, इसीलिए इस वक्त चुपचाप वापस लौट जाती हैं। निधि सुबह एनजीओ जाती है और शाम को लौटती है। एक दिन जब निधि एनजीओ के लिए निकल रही थी, उसी वक्त साहिल भी अपनी गाड़ी निकाल रहे थे। निधि को जाते हुए देखकर उन्हें आवाज़ देकर रोकते हुए कहते हैं कि आप भी एनजीओ ही चल रही हैं और मैं भी वहीं जा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो मेरे साथ चल सकती हैं। नहीं शुक्रिया, मैं अकेली ही चली जाऊँगी। साहिल को निधि का ना कहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इस वक्त सुबह सुबह वो निधि से उलझना भी नहीं चाहती थी, इसीलिए चुपचाप निकल गई। एनजीओ में बहुत सी औरतें, बच्चे और बुजुर्ग निधि से प्यार और अपनत्व पाकर खुश हैं। निधि के मृदुल स्वभाव के कारण महिलाएं और बच्चे अपनी समस्याएं खुलकर उनके सामने रख पाते थे और निधि भी अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करती थी कि वो अपनी योग्यता के अनुसार उन सब की समस्याएं सुलझा सके। साहिल अपने स्वभाव के कारण सबसे एक सीमित दायरा बनाकर रखते थे, लेकिन निधि सबके बीच में बैठकर सबके मनोभावों को जानने की कोशिश करती थी। उसका फायदा ये हो रहा था कि निधि सबकी फेवरेट हो गई थी, जो साहिल को रास नहीं आ रही थी। साहिल मन के बुरे नहीं थे, लेकिन ना जाने क्यों इतने कम समय में एनजीओ में निधि की अपने से अधिक धाक जमाते हुए देखकर उन्हें मन ही मन निधि से थोड़ी चिढ़ होने लगी थी। निधि भी सबसे मिलजुल कर हंसी खुशी बातचीत करती, लेकिन जब साहिल से बात करती होती तो वो कतराने लगती। इसकी वजह से साहिल और भी चिढ़ जाते थे। ऐसे ही एक दिन साहिल ने अपने गुस्से के कारण निधि को दिन भर कामों में उलझाए रखा। आज जल्दबाजी में घर से अपना टिफिन लाना भी भूल गई थी और सुबह भी घर से बहुत हल्का फुल्का खा कर निकली थी, जिसकी वजह से उन्हें कमजोरी महसूस हो रही थी और अचानक से काम का प्रेशर बढ़ने की वजह से उन्हें चक्कर जैसा महसूस हो रहा था। लेकिन साहिल के सामने वो कुछ कहना नहीं चाहती थी। साहिल भी अपने हट के कारण सोच रहे थे कि आखिर कब तक लगातार काम करती रहोगी, कभी ना कभी तो मुझसे बात करने के लिए मेरे पास आना ही पड़ेगा। देखता हूँ कब तक मैडम हार नहीं मानती। काम के प्रेशर और अत्यधिक भूख लगने के कारण अचानक से निधि को चक्कर आने लगा और वो अपने आप को संभाल नहीं पाई, जमीन पर गिरती। तभी साहिल ने आगे बढ़कर निधि को संभालते हुए सोफे पर बैठा दिया। साहिल अपनी गलती के लिए मन ही मन गिल्ट महसूस करते हुए जल्दी से टेबल पर रखा हुआ पानी निधि के हाथों में पकड़ाते हुए उनका हाल जानने की कोशिश करते हैं। कमजोरी के कारण निधि की आंखें बंद होती जा रही थी। इस वक्त क्या हो रहा है उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था।
साहिल को गुस्सा भले ही जल्दी आता था, लेकिन किसी को भी नुकसान पहुंचाना या उनके संस्कार नहीं थे। निधि को अचानक से बेहोश होता हुआ देखकर उन्हें अपने किए गए व्यवहार पर सोचकर अपने आप पर शर्म महसूस हो रही थी। वो जल्दी से ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कहते हैं और खुद ही निधि को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। घबराहट में जल्दी जल्दी निधि को अंदर लाते हुए डॉक्टर को आवाज़ लगाते हैं। उस वक्त लेडी डॉक्टर फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। जब साहिल घबराते हुए उनके कैबिन में पहुंचकर निधि को देखने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, किसी की हड़बड़ाई हुई आवाज़ सुनकर फ़ोन की दूसरी तरफ वाला व्यक्ति डॉक्टर से पूछता है कि क्या कोई इमरजेंसी है? अगर ऐसी बात है तो पहले जाकर अपना फर्ज पूरा करो, बात हम बाद में कर लेंगे। डॉक्टर फ़ोन रखते हुए कहती हैं कि ठीक है कार्तिक, पेशेंट को देखने के बाद मैं तुमसे दोबारा बात करूंगी। ना जाने क्यों फ़ोन रखते ही कार्तिक को भी बेचैनी महसूस होने लगती है। वो जल्दी से सामने रखा हुआ पानी का गिलास उठाकर एक ही सांस में पूरा पानी पी जाते हैं और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, जो कोई भी हो उसकी रक्षा करें, उसे स्वस्थ रखना। डॉक्टर दीपाली कार्तिक की बचपन की फ्रेंड थी, जो समय समय पे कार्तिक से बातचीत किया करती थी। कार्तिक माँ के सामने कुछ बोल नहीं पाते थे, लेकिन दीपाली से अपने दिल की सारी बातें शेयर करते थे। दीपाली को कार्तिक के लिए सोचकर बुरा लगता था, लेकिन वो इस मामले में कार्तिक की कोई मदद नहीं कर पा रही थी। उसका उसे दुख भी था। उस रात फार्म हाउस पे दी गई पार्टी में दीपाली भी अपने हस्बैंड के साथ शामिल हुई थी। उसने भी निधि और कार्तिक को एक दूसरे के साथ खुश देखा था और उस वक्त उसे इस बात की तसल्ली हुई थी कि निधि कार्तिक के लिए सही जीवन साथी है। लेकिन फिर अचानक कार्तिक के जीवन में आए तूफान के कारण कार्तिक का सब कुछ बिखर गया, जिससे दोस्त होने के नाते दीपाली भी आहत हुई थी, क्योंकि वो कार्तिक को बचपन से जानती थी। कार्तिक निधि से पहले कभी भी किसी लड़की के साथ इतना खुश नज़र नहीं आए थे। कॉलेज में कार्तिक लड़कियों के फर्स्ट क्रश हुआ करते थे, लेकिन क्या मजाल कि बंदा किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर देख ले। अपने दोस्तों के अलावा कार्तिक ने कभी किसी से कोई रिश्ता नहीं रखा, और अगर आज निधि ने कार्तिक के जीवन में अपना स्थान बनाया है तो सचमुच निधि उस योग्य है। साहिल की आवाज़ देने पर डॉक्टर दीपाली अपनी सोच से बाहर आते हुए जल्दी जल्दी पेशेंट के पास पहुंचती हैं, लेकिन अचानक पेशेंट के रूप में निधि का चेहरा सामने देखकर पल भर के लिए ठहर जाती हैं। आज अचानक से निधि को सामने देखकर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें खुश होना चाहिए या दुखी। अपने मन में उठ रहे सवाल को दबाते हुए वो निधि का चेकअप शुरू करती हैं, लेकिन ये जानकर कि निधि प्रेग्नेंट है और माँ बनने वाली है, उन्हें झटका लगता है। और साहिल को साथ देखकर वो समझ नहीं पा रही थी कि निधि अपने जीवन में आगे बढ़ चुकी है या फिर ये उसकी गलतफहमी है। पहले तो उन्हें लगा कि उन्हें ये बात कार्तिक को बता देना चाहिए, लेकिन फिर अचानक से उन्होंने फैसला किया कि वो ये बात कार्तिक को बताकर उसे और दुखी नहीं करेंगी। कम से कम इस वक्त कार्तिक निधि की यादों में खुश तो है, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि निधि अपने जीवन में आगे बढ़ चुकी है तो उनकी यादें भी धूमिल हो जाएंगी, और फिर कार्तिक के जीवन का एकमात्र सहारा निधि की यादें भी उनसे दूर हो जाएंगी। वो अपने दोस्त को और टूटा हुआ नहीं देख सकती थी, इसीलिए ये बात उन्हें छुपा कर रखनी होगी। कुछ समय बाद निधि को होश आ जाता है। वो भी डॉक्टर दीपाली को पहचान जाती हैं, लेकिन अपने मन में उमड़ रहे जज्बातों पे कंट्रोल करते हुए नॉर्मल बिहेव करती हैं। डॉक्टर दीपाली को अचानक से सामने देखकर निधि के मन में तो जज्बात उमड़ रहे थे कि काश एक बार डॉक्टर दीपाली कार्तिक जी के बारे में कुछ बता दें, जिससे कम से कम ये तसल्ली तो हो जाए कि कार्तिक जी अपने जीवन में खुश हैं या नहीं। लेकिन अब वो किस हैसियत से डॉक्टर दीपाली से कार्तिक जी के बारे में पूछे, ये सोचकर चुप रह जाती है। डॉक्टर दीपाली भी निधि के चेहरे पे उमड़ रहे उलझनों को समझते हुए चेहरे पे मुस्कुराकर कहती हैं, बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं, मुझे इस बात की खुशी है। निधि पहले तो यकीन ही नहीं कर पा रही थी,
लेकिन अपनी माँ बनने की खबर सुनकर कुछ पल के लिए निधि की खुशियों का ठिकाना नहीं था। एक तरफ तो कार्तिक जी का बच्चा उसकी कोख में पल रहा है, इस बात की खुशी हो रही थी। दूसरी तरफ वो अपने आप को इसके लिए तैयार करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि सिंगल मदर होने का मतलब है कि अपने आप को काफ़ी मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि समाज की मानसिकता आज भी बच्चों को पिता के नाम से स्वीकार करती है। और मेरे बच्चे के पैदा होने से पहले ही मैंने उसके पिता को खो दिया है। अब किस अधिकार से अपने बच्चे के नाम के साथ उसके पिता का नाम जुड़ पाएगा। लेकिन चाहे जो कुछ भी हो, अब मैं अपने बच्चे को अपने प्यार की निशानी समझकर जन्म भी दूंगी और एक सुंदर भविष्य भी देने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा बच्चा हम दोनों के पवित्र प्रेम की निशानी है। कार्तिक जी भले ही मेरी किस्मत में नहीं थे, लेकिन अब उनका अंश मेरे अंदर पल रहा है, वही मेरे लिए काफ़ी है। निधि को अपने जीवन की एक वजह मिल गई थी, जो बहुत ही खूबसूरत और पवित्र था। हॉस्पिटल से लौटते वक्त साहिल निधि की तबीयत के बारे में पूछते हैं कि अचानक से आपको क्या हो गया था, लेकिन निधि सब कुछ नॉर्मल होने की बात कहकर टाल जाती है। साहिल भी अपनी गलती के बारे में सोचकर ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करते हैं। जब से निधि को माँ बनने की खबर मिली थी, वो बहुत खुश थी। इस वक्त उसका मन कर रहा था कि काश अगर उसकी ज़िंदगी भी आम कपल की तरह होती, तो आज वो कार्तिक जी को उनके पिता बनने की खुशखबरी सुना रही होती। कोई बात नहीं, भले ही कार्तिक जी हमारे साथ नहीं, लेकिन फिर भी मैं उन्हें उनके पिता बनने की खुशखबरी ज़रूर दूंगी। निधि अपने बैग में लाया हुआ कार्तिक का एकमात्र फ़ोटो अपने सीने से लगाते हुए कहती है कि कार्तिक जी, बधाई हो, आप पिता बनने वाले हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना खूबसूरत उपहार देने के लिए आपका शुक्रिया। अब हमारा जीवन उदासियों में नहीं बीतेगा, बल्कि हम अपने बच्चे के लिए खुशहाल और बेहतर जीवन जीने की कोशिश करेंगे। हम आपके तोहफे को संभाल कर और संजो कर रखेंगे कि कभी अगर भाग्यवश हमारा आमना सामना हो, तो आप मुझसे शिकायत ना करें कि मैंने आपके बच्चे को सही परवरिश और भविष्य नहीं दिया। मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ये आपसे मेरा वादा है। मैंने आपसे दूर होने की कोशिश की, लेकिन देखिए, हमारी किस्मत आपसे दूर होकर भी मैं आपसे दूर नहीं हो सकी। आपका अंश मेरे जीवन के दुखों को खुशियों में बदलने के लिए मेरी कोख में आ चुका है, जिसका मुझे अभी भी पता चला है, और वो भी आपके बचपन की दोस्त डॉक्टर दीपाली के जरिए। मैं चाहती थी आपके बारे में उनसे पूछूं, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। अब किस अधिकार से आपके बारे में पूछती, जब मैं स्वयं आपको छोड़कर चली आई, तो अब दोबारा कैसे मैं आपको अपना मुंह दिखा सकती हूँ। आज ये बात जानकर कि मैं माँ बनने वाली हूँ, इतनी खुश हूँ कि नाचने का मन कर रहा है। लेकिन इस वक्त मैं इतनी मजबूर हूँ कि अपनी खुशियाँ किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। इसीलिए आपसे कह रही हूँ, आपको बारंबार शुक्रिया कि आपने मेरे जीने की एक खूबसूरत वजह मुझे दी है, जो मेरे लिए बहुत ही अनमोल है, जो हर स्त्री को संपूर्ण बनाकर उसके जीवन को खुशगवार बना देता है। अब मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई शिकवा शिकायत नहीं, बल्कि मैं उस ईश्वर की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस अनमोल तोहफे के काबिल समझा और मुझे माँ बनने की खुशनसीबी प्रदान की, जो हर किसी के भाग्य में नहीं होता। निधि अपने जीवन की इतनी बड़ी खुशी सुनंदा जी से शेयर करना चाहती थी, लेकिन इस वक्त वो अपनी खुशियों को अपने आप में समेटने की कोशिश कर रही थी। इसीलिए उसने फैसला लिया कि वो जल्दी ही रानी माँ और सुनंदा को अपने जीवन की कहानी से रूबरू करवाएगी, क्योंकि यही दोनों थी जिन्होंने उस वक्त निधि को सहारा दिया जब निधि का कोई सहारा नहीं था। और अब अगर वो अपनी खुशियों को उन दोनों के साथ साझा नहीं करेगी, तो ये उनके रिश्ते में नाइंसाफ़ी होगी, और मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। वो दोनों ही मेरी माँ जैसी हैं, जिन्होंने मुझे माँ और परिवार की कमी महसूस नहीं होने दी। अब निधि का दिन एनजीओ में बीतता था और रात अपने बच्चे को लेकर
आने वाली खुशियों को याद करके गुजरता था। डॉक्टर दीपाली बार बार कार्तिक को निधि और उसके होने वाले बच्चे के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन कहीं कार्तिक के मन को इस बात से और ठेस ना पहुंची। इसीलिए वो ये बात कार्तिक को बता नहीं पा रही थी। वो अपने दोस्त को धोखा भी नहीं देना चाहती। अगर निधि उनके हॉस्पिटल में नहीं आई होती और उन्हें इस बात का पता ना होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब ये बात जानने के बाद भी वो कार्तिक को न बताने की वजह से गिल्ट महसूस कर रही थी। उन्हें ऐसे मौके की तलाश थी जब कार्तिक पूरी तरह से शांत और स्वस्थ हो जाएंगे तो सही समय देखकर वो कार्तिक को ये बात बता देंगी, क्योंकि आज कार्तिक की जो दशा थी वो निधि के कारण ही हुई थी। हो सकता है कार्तिक को निधि का जीवन में आगे बढ़ना जानकर अपने जीवन में आगे बढ़ने की सोच के बारे में ध्यान दे, क्योंकि अब निधि का वापस लौटना तो नामुमकिन था। फिर कार्तिक अकेले अपने जीवन को दुखी क्यों करे? जब निधि जीवन में आगे बढ़ सकती है तो कार्तिक को भी अधिकार है कि वो अपने जीवन में आगे बढ़े। एक दिन निधि एनजीओ से वापस लौट रही थी तो बच्चों के खिलौनों की दुकान पर उनकी नज़र पड़ती है। वो अपने अंदर उमड़ रही माँ की भावनाओं को रोक नहीं पाती और खिलौने की दुकान के अंदर जाकर ढेर सारे खिलौने खरीदने लगती है। आज सुनंदा जी निधि के हाथों में ढेर सारे खिलौने देखकर आंखों ही आंखों में सवाल करती हैं, जिसका मतलब समझती हुई निधि कहती है कि माँ, बहुत दिनों से मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सही वक्त का इंतज़ार कर रही थी। पर अब लगता है कि आपको और रानी माँ को मुझे अपने जीवन में आने वाली खुशी के बारे में बता देना चाहिए। आप मेरे अतीत के बारे में जानना चाहती थी। अब वक्त आ गया है मैं आपको अपने अतीत से मिलवाऊं और आने वाले भविष्य के बारे में बताऊं। कि आप जानना नहीं चाहती कि आपकी बेटी कहाँ से आई है और कौन है? सुनंदा जी निधि के चेहरे को आश्चर्य से देखते हुए पूछती हैं कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? और ये ढेर सारे बच्चों के खिलौने किसके लिए लेकर आई हो? इस वक्त तो यहाँ कोई छोटा बच्चा भी नहीं। क्या एनजीओ के बच्चों के लिए खिलौने लाई हो? निधि सुनंदा जी के गले लगकर उन्हें गोल गोल घुमाते हुए नाचने लगती है, जिसे देखकर सुनंदा जी को यकीन होने लगा कि जरूर निधि ने आज कोई नशा किया है, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। सुनंदा जी निधि को सामने बैठाकर मिर्च से उसकी नज़र उतारती हैं और मिर्ची को आग के हवाले कर देती हैं। घबराती हुई कहती हैं कि जरूर एनजीओ से आते वक्त रास्ते में किसी बुरी छाया की परछाई पड़ने से तुम ऐसी बहकी बहकी हरकतें कर रही हो। मैंने तुम्हारी नज़र उतार दी है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो पहले आराम करो। नहीं माँ, मुझे आपको और रानी माँ को कुछ बताना है। पहले आप मेरी बात सुनिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी बेटी की खुशियों की वजह क्या है। सुनंदा जी ने सचमुच आज से पहले निधि को इतना खुश नहीं देखा था। आज निधि को खुश देखकर उन्हें इस बात की तसल्ली मिल रही थी कि चाहे जो भी वजह हो, लेकिन कम से कम मेरी बेटी के चेहरे की उदासी दूर हो गई और खुशियाँ लौट आई हैं। दोस्तों, इस कहानी के इस चैप्टर का एंड यहीं पे करती हूँ। मिलती हूँ इस कहानी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके कहानी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।